दफन 22। अनिकेत सुबह जल्दी उठते ही फिर से माहिरा को कॉल करता है, लेकिन कोई जवाब नहीं मिलता। इससे उसकी बेचैनी बढ़ जाती है। वो अब टेंट से बाहर निकलता है जहां साहिल किसी कॉल पर था। साहिल। अनिकेत की आवाज लगाते साहिल तुरंत उसकी ओर मुड़कर देखता है। अनिकेत साहिल की ओर आ रहा था। उसे अपनी ओर आता देख साहिल तुरंत कॉल डिस्कनेक्ट करके मोबाइल अपनी पॉकेट की सुपुर्द कर देता है। अनिकेत चिंतित स्वर में कह रहा था, साहिल, हमें काशी जाना होगा, वहाँ कुछ गड़बड़ लग रही है। माहिरा और ध्रुव दोनों से संपर्क नहीं हो पा रहा। साहिल भी अनिकेत के पास आता हुआ कहने लगा, लेकिन सर, यहाँ का काम छोड़कर जाना क्या सही होगा? हम जिस इंस्क्रिप्शन को लेने आए थे वो तो मिल गया न। अब सबसे पहले उस पहेली को सुलझाते हैं, तब हमें आगे का काम करना चाहिए। वो तो ठीक है सर, लेकिन हमें जो सुरंग मिली है पता नहीं उसका क्या रहस्य हो। इस तरह आधे पर कैसे छोड़ दे? पहले भी यहाँ इतना बड़ा आगजनी का कांड हो चुका है। चिंता मत करो, उस सुरंग तक कोई नहीं जा सकेगा। अनिकेत की इस बात पर साहिल आश्चर्य भरी नजरों से उसे गौर से देखने लगा। इस पर अनिकेत आगे कहता है, जब उस सुरंग में मैं उतरा था तभी इस बात को समझ गया कि वहाँ किसी इंसान का जाना पॉसिबल नहीं है। क्या मतलब सर? इंसान नहीं तो कौन? वहाँ की जमीन की मिट्टी मेरे हिसाब एक बच्चे का भार भी वहन नहीं कर सकती, इसलिए वहाँ डिवाइस के जरिए जाना होगा और उसके लिए मुझे तैयारी करनी होगी। खैर ये तो बाद की बात है, पहले मैं उस सुरंग पर कुछ रिसर्च कर लूँ, क्योंकि अब ये तय मानो साहिल, हम किसी बड़े रहस्य की ओर जाने वाले हैं। अनिकेत की बात पर साहिल मौन ही अपना आश्चर्य जता देता है। तो अभी बस काशी जाने की तैयारी करते हैं, चलो साहिल। अपनी बात खत्म करके अनिकेत टेंट के बाहर चला जाता है, जबकि वही खड़ा साहिल एक उसे जाता हुआ देखता बुदबुदा उठा। सुना तो था अनिकेत सर हमेशा कुछ अलग करते हैं, पर इस बार तो लग रहा है कुछ अजीब ही करने वाले हैं। वैसे तो हम ड्रोन भी सुरंग में भेज सकते हैं, फिर भी सर ने किसी डिवाइस की बात की, क्या कुछ अलग तरह की चीज़ है उनके पास? साहिल के चेहरे पर जैसे हजारों प्रश्न गडमड हो उठे। झनक, उठ जा, ये कोई छुट्टी का दिन नहीं है। रिया चिल्लाती हुई झनक को उठा रही थी, जो सुबह के 8 बजे बच्चों की नींद में सोई थी। मैंने तेरे लिए बड़ी मुश्किल से काम ढूंढा है, और इस बार प्लीज कुछ गड़बड़ मत करना। रिया अपने काम पर जाने की तैयारी कर रही थी, जबकि झनक अभी भी बिस्तर पर पड़ी थी। झनक लेटे लेटे बड़बड़ाते हुए, ओफो रिया, सुबह सुबह इतना शोर क्यों मचा रही है? वैसे भी ये काम मुझे ज्यादा दिन करना नहीं पड़ेगा, मेरा कॉलिंग लेटर कभी भी आ सकता है। रिया गुस्से से हाथ नचाते हुए कहने लगी, ओके मैडम, तो तब तक क्या आप यूं ही राजकुमारी की तरह पड़ी रहने वाली है? ओह सॉरी, आपके सेवक तो आज काम पर आए ही नहीं। यार रिया प्लीज थोड़ी देर और सोने दे न, मैं 7 बजे तक पक्का उठ जाऊंगी। कौन से एम या पीएम? ये सुनते झनक एक आंख खोले उसे देखने लगी। इस पर रिया उसे घूरती हुई कहने लगी, गलती से घड़ी ने राजकुमारी झनक से पूछे बिना सुबह के 8 बजा दिए, तो अब क्या इरादा है राजकुमारी का? अरे यार, अंगड़ाई लेती उठती हुई झनक कहने लगी, काश मैं राजकुमारी होती और यहाँ ये 1 BHK फ्लैट के बजाय महल होता। अब ये सपने देखना बंद करोगी? वैसे तुम एक काम और कर सकती हो, किसी लड़के से शादी करो और उसकी तनख्वाह पर राजकुमारी की तरह रहो, बस उसके लिए रोटी बनाती होगी तुम्हें। रोटी बनानी भी तो नहीं आती मुझे, भोला सा मुंह बनाती हुई झनक कहने लगी, फिलहाल तो कॉलिंग लेटर का वेट कर लेती हूँ। अरे, तेरे कॉलिंग लेटर के भरोसे तो मैं तुझको कभी न छोड़ूं। तब तक ये काम कर ले, जिस होटल में मैं शेफ हूँ वहाँ वेट्रेस की यह जॉब बड़ी मुश्किल से मिली है, प्लीज इस बार कुछ गड़बड़ मत करना। झनक मासूमियत से मुस्कुराते हुए रिया के गले में बाहें डालती हुई कहने लगी, गड़बड़? मैं तो हमेशा बहुत प्यारी हूँ। रिया भी मुस्कुराती हुई आंखें घुमाते हुए कहती है, प्यारी तो तू है, लेकिन तू जहाँ जाती है आफत जरूर साथ ले जाती है। अब जल्दी उठो, मुझे देर हो रही है। रिया अपने जाने तक उसे काम के नियम और निर्देश समझाती रही, जिसे झनक हाँ हूँ करती पर सुन ही रही थी। रिया पस उठाकर निकलती हुई कहने लगी, देख, होटल में सिर्फ ऑर्डर लेना काम होगा तेरा, और हाँ,
टाइम पर पहुंचना, फिर से कोई बेमतलब का ड्रामा मत करना प्लीज। ओके बॉस। रिया जल्दी जल्दी बाहर निकलती है, लेकिन जाते जाते झनक को घूरती रही जबकि झनक मुस्कराती रही। याद रखना झनक, अगर इस बार काम से निकाल दी गई तो मैं तेरा सामान भी पैक करवा दूंगी। रिया के जाते झनक अपने आरामदायक अंदाज में धीरे धीरे तैयार होने लगती है। वो अपने खुले बालों को स्टाइलिश तरीके से सेट करती है और होटल के लिए निकल पड़ती है। होटल में झनक आत्मविश्वास से प्रवेश करती है। उसके लंबे खुले बाल और स्टाइलिश अंदाज को देखकर रिया उसे दूर से ही देखती अपना माथा पकड़ लेती है। वो जल्दी से उसके पास आती हुई फुसफुसाते हुए गुस्से से कहती है, झनक ये क्या कर रखा है? ये होटल है, कोई मॉडलिंग का शूट नहीं, बाल तो बांध लेती। झनक मासूमियत से कहती है। रिया, खुली हवा में बाल उड़ाने का मजा ही कुछ और है, वैसे भी वेट्रेस के बाल खुले रहे या बंधे, खाने का क्या फर्क पड़ेगा? रिया सख्त स्वर में, बकवास बंद कर और बाल बांध कर आप जल्दी कर, इससे पहले कि मैनेजर तुझे देख ले। ये सुनते झनक बेमन से होटल के बाहर चली जाती है। वह बाल बांधने के लिए इधर उधर देखती है, लेकिन उसके पास कुछ नहीं होता। तभी उसकी नज़र पास के एक पेड़ पर लटकते एक स्कार्फ पर पड़ती है। ये वही स्कार्फ था जो पिछली रात रचित ने बालकनी से खो दिया था। झनक स्कार्फ उतारती है और उसे बालों में बांध लेती है। झनक स्कार्फ को बालों में बांधते हुए बुदबुदा उठी। वाह, ये तो मेरे बालों से भी ज्यादा खूबसूरत है। वह अब आत्मसंतुष्ट होकर होटल के अंदर जाती है। जैसे ही झनक होटल के मुख्य हॉल में प्रवेश कर रही होती है, वह एक लड़की से टकराती टकराती बचती है। झनक उस कस्टमर से बचने के लिए खुद को संभालने की कोशिश करती है। झनक बिना ध्यान दिए सीधे अंदर चली जाती है। इससे लड़की उसे गुस्से से घूरने लगती है। लड़की गुस्से में फुसफुसाते हुए, किसी को सॉरी कहने की तमीज भी नहीं है। झनक उसकी परवाह किए बिना सीधा किचन के पास पहुंचती है, जहां रिया उसे घूरते हुए खड़ी मिलती है। रिया झनक के सिर पर बंधे स्कार्फ को देखती हुई पूछती है, झनक ये स्कार्फ कहाँ से आया? मुझे उम्मीद है कि तूने इसे किसी से उठाया नहीं होगा। किसी के पास से नहीं उठाया रिया, ये पेड़ पर लटक रहा था और मुझे लगा यह मेरे बाल बांधने के लिए ही रखा गया था। रिया माथा पीटते हुए कहने लगी। भगवान ही बचाए इस लड़की को। झनक काम पर लग जाती है, लेकिन दूसरी ओर वो लड़की जिसका नाम तमन्ना था, जिससे झनक टकराते टकराते बची थी, एक टेबल पर अकेली बैठी हुई थी। वो हल्के नीले रंग की साड़ी में थी, जो उसकी सादगी को खूबसूरती से दर्शा रही थी। उसकी आंखें दरवाजे की ओर बार बार उठ रही थी, जैसे किसी का इंतजार कर रही हो। फिर उबकर पास रखे फोन को उठाकर वह नंबर डायल करती है। दूसरी ओर उसकी बड़ी बहन स्वरा, जो प्रोफेसर अनिकेत के डिपार्टमेंट में प्रोफेसर थी, फोन उठाती है। तमन्ना धीमे स्वर में, दीदी मैं यहाँ होटल पहुँच गई हूँ, लेकिन ये सब मुझे ठीक नहीं लग रहा। मुझे नहीं लगता कि मुझे ये शादी करनी चाहिए। तमन्ना, तुम हमेशा चीज़ों को इतना सीरियस क्यों लेती हो? पलक ने मुझे बताया कि रचित कितना अच्छा लड़का है, तुम सिर्फ एक बार उससे मिल लो, वैसे भी इसमें तुम्हारा ही फायदा है। कैसा फायदा? दीदी, मुझे शादी करके किसी को धोखा नहीं देना, मैं इसे सही नहीं मानती। तुम्हें लगता है मैं बेवकूफ़ हूँ? देखो, अगर यह शादी हो जाती है तो हमें प्रोफेसर अनिकेत से डिपार्टमेंटल फ़ायदा मिल सकता है। सोचो, तुम्हारी यह एक शादी हमारे करियर को कितना ऊपर ले जा सकती है। तुम अभी परमानेंट नहीं हो डिपार्टमेंट में, ये समझ नहीं आता तुम्हें? और जब फ़ायदा खत्म हो जाएगा तो क्या मुझे अपना जीवन बर्बाद करना है? ओह, तुम इतनी नाटकीय क्यों हो रही हो? शादी कर लो, कुछ महीने रहो, अगर बात नहीं बनी तो तलाक दे देना। यह इतना बड़ा मुद्दा नहीं है जितना तुम बना रही हो। तमन्ना फ़ोन पर चुप हो जाती है। उसकी नज़रें फिर से दरवाजे की ओर जाती हैं। स्वरा को उसकी चुप्पी का अंदाजा हो जाता है। देखो तमन्ना, मैं तुम्हारे बारे में ही सोच रही हूँ। पलक ने रचित के बारे में जो बताया, उससे लगता है वो लड़का तुम्हारे लिए परफेक्ट है।
शादी बाद तुम अपनी तरह से भी रह सकती हो, तुम दिल्ली में रहना चाहती हो और पलक भी चाहती है कि रचित को वह दिल्ली में रोक सके। क्या तुम्हें नहीं लगता कि एक बार रचित से मिलकर देखना चाहिए? हो सकता है तुम दोनों के बीच कुछ अच्छा हो जाए। तमन्ना गहरा श्वास खींचते हुए, दीदी, मैं किसी को अपने फायदे के लिए इस्तेमाल नहीं करना चाहती। और अगर रचित अच्छा हुआ तो फिर? स्वरा हंसती हुई कहने लगी, तो फिर तो ये सोचना भी बंद कर दो कि यह शादी किसी सौदे की तरह हो रही है। लेकिन अगर तुम्हें वह पसंद नहीं आया तो कोई मजबूरी नहीं है, बस शादी करके हमारी स्थिति मजबूत कर दो और फिर अपना रास्ता चुन लो। दीदी, तुम वाकई बहुत शातिर हो। ये सब सुनकर मुझे लगता है मुझे तुम्हारी राजनीति में काम करना चाहिए। इस पर दोनों एक साथ दबी आवाज में हंस लेती है। तभी कांच के बड़े दरवाजे से रचित अंदर आता हुआ दिखता है। वो हल्के भूरे रंग की शर्ट और काली पैंट में बहुत सिंपल लेकिन आकर्षक लग रहा था। तमन्ना धीरे से कहती है, दीदी, वो आ गया, मैं बाद में बात करती हूँ। गुड लक तमन्ना, और हाँ, मेरी बातें याद रखना। तमन्ना फोन को डिस्कनेक्ट करती रचित की ओर देखती है। रचित उसकी टेबल की ओर बढ़ रहा था। दोनों की आंखें मिलती हैं और पल भर के लिए एक अनकहा सन्नाटा छा जाता है। तमन्ना हल्की मुस्कान के साथ खड़ी हो जाती है, जैसे खुद को तैयार कर रही हो। रचित भी मुस्कुराता हुआ धीरे धीरे उसके पास पहुंच रहा था। क्या तमन्ना और रचित की यह पहली मुलाकात किसी नए सफर की शुरुआत होगी? तमन्ना अपने दिल की सुनेगी या अपनी बड़ी बहन की सलाह पर चलेगी? क्या अनिकेत इंस्क्रिप्शन के रहस्य को सुलझा पाएगा? क्या यह विरासत उसके परिवार को किसी बड़ी साजिश या खतरे में डालने वाली है? कहानी आगे जारी रहेगी। कहानी पसंद आने पर लाइक करें, सब्सक्राइब करें और मित्रों से साझा करना बिल्कुल न भूलें। धन्यवाद।